डिजाइनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक। देखो कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप टैंक में मेरे को पता है कि ये मान लीजिए मेरे पास एक टैंक है और इस टैंक के अंदर यहां से पानी आ रहा है और मेरे को पता है कि पानी कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। कॉन्टिन्यूअसली अगर पानी फ्लो कर रहा है तो पानी आया 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 आया, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इनलेट सेक्शन। और जहां से पानी जा रहा है लेट इट बी द आउटलेट सेक्शन। ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका आउटलेट सेक्शन के नाम से जाना जाएगा। जहां से आता है इनलेट, जहां को जाता है आउटलेट। मेरी कॉमन सेंस कहती है कि इस पानी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बस तुम लोग समझते हुए चलना। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास वेलोसिटी कैसी कैसी है। आई एम सेइंग कि एक वेलोसिटी होगी पानी के फ्लो के कारण। इन पार्टिकल्स के पास एक वेलोसिटी होगी पानी के फ्लो के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लो वेलोसिटी। जिसको हम लोग कहते हैं फ्लो वेलोसिटी। एक वेलोसिटी होगी इन पार्टिकल्स के वजन के कारण, जिसके कारण ये नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। एक वेलोसिटी होगी इन पार्टिकल्स के वजन के कारण, जो इन पार्टिकल्स को नीचे की तरफ बिठाने के लिए मजबूर कर देगा। उसको हम लोग कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी। आपने कहा ठीक है। सो आई कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द टैंक, सेडिमेंट विल हैव टू काइंड ऑफ वेलोसिटीज। कौन कौन सी वो दो वेलोसिटीज आपके सेडिमेंट के पास देखने को मिलेगी। फर्स्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड फ्लो वेलोसिटी एंड अनदर वेलोसिटी इज कॉल्ड सेटलिंग वेलोसिटी। आपने कहा बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे सेम टाइम पे दो वेलोसिटीज लग रही है। कौन कौन सी लग रही है। एक तो लग रही है जो सामने और एक लग रही है जो नीचे। कॉमन सेंस लगा ना। सेम टाइम पे एक पार्टिकल पे दो वेलोसिटीज लग रही है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा। मेरी कॉमन सेंस मेरे को कहती है ये पार्टिकल ना तो नीचे जाएगा ना तो आगे जाएगा। दिस पार्टिकल विल ओनली गोज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेलोसिटी। ऑब्वियसली किसी को कहते हैं वेक्टर सम ऑफ टू वेलोसिटीज। तो आपने कहा आपके पार्टिकल पे बेसिकली नेट वेलोसिटी कितनी लग रही है। आपके पार्टिकल पे नेट वेलोसिटी जो है वो वी आर है एंड दिस इज कॉल्ड वी एस का स्क्वायर प्लस वी एफ का स्क्वायर। दिस इज बेसिक थिंग। ये तो चलो मुझे समझ में आ गई है। अभी और कॉमन सेंस की तरफ आऊंगा। आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके पास क्या कंडीशन है। आपके पास कंडीशन है कि आपका पार्टिकल यहां से एंट्री कर रहा है और बाहर जाने से पहले आपका हर एक पार्टिकल आपके टैंक में सेटल हो जाए। आप तो यही चाहते हो ना। आप टैंक को डिजाइन कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। यू आर डिजाइनिंग द टैंक ओनली विद वन कंडीशन कि एवरी सेडिमेंट हैव टू सेटल इनसाइड द टैंक सो दैट पानी प्योर हो जाए। आप तो यही चाहते हो। तो अभी प्रैक्टिकली सोचो। मान लीजिए आपके टैंक की जो लेंथ है वो एल है, आपके टैंक की जो विड्थ है वो बी है और आपके टैंक की जो हाइट है वो एच है। ठीक है। एंड आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका पार्टिकल किसी भी हालत में बाहर जाने से पहले सेटल हो जाए। आपका पार्टिकल किसी भी हालत में बाहर जाने से पहले इस पर्टिकुलर पोर्शन में सेटल हो जाए। हाँ, आपका पार्टिकल यहां से सेटल होना शुरू हो गया। मैक्सिमम इतनी लेंथ के अंदर अंदर आपका पार्टिकल बॉटम तक पहुंच जाए। क्यों। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं when the particle settles at the bottom of the tank then 100% वो रिमूव हो गया, अब वो पानी में नहीं जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा मैं अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं लेट इट बी द पॉइंट ए एंड लेट इट बी द पॉइंट सी। अगर मैंने अपने टैंक की डायमेंशन को इसी हिसाब से दिया है कि आपका पार्टिकल अपनी सेटलिंग वेलोसिटी और अपनी फ्लो वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग यहां से लेकर यहां तक सेटल होने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है
कि द पार्टिकल लाइज इन, ध्यान पूर्वक सुनिएगा एक एक चीज को, द पार्टिकल लाइज इन, यहां लिख रहा हूं मैं अपनी कॉपी में, जगह बनाकर लिख लीजिएगा, लाइज अबव द लाइन AC, लाइज अबव लाइन AC, won't remove and lies below line AC will remove and below AC will remove। मैंने क्या बोला, ये AC पहली बात तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये AC तुम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी नेट वेलोसिटी, ये आपकी VS, ये आपकी VF और ये है आपकी नेट वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगर आपका पार्टिकल AC लाइन के नीचे लाए करता है तो आपको पता है नीचे लाए करने का मतलब है कि आपकी S वाला कंपोनेंट ज्यादा है, सेटलिंग वाला कंपोनेंट फ्लो कंपोनेंट से ज्यादा है, जब भी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के नीचे आ गया, जब भी तो सेटलिंग की तरफ भाग रहा है। और अगर फ्लो कंपोनेंट ज्यादा है, सेटलिंग कंपोनेंट से फ्लो वेलोसिटी ज्यादा है, इसका मतलब आपका पार्टिकल फ्लो करने की तरफ भाग रहा है, वो सेटल नहीं होगा। तो मैंने यहां पर यही लिखा है कि द पार्टिकल लाइज अबव लाइन AC वॉन्ट रिमूव एंड लाइज बिलो लाइन AC विल रिमूव इन द टैंक। ये चीज मुझको समझ आ गई। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स AC line represent what? AC represents net velocity। ये AC लाइन आपको नेट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रही है। चल अब मेरी बात आती है ध्यानपूर्वक। देयर आर टू टाइप ऑफ वेलोसिटी। सपोज आई एम सेइंग दैट कि इनलेट पानी का जो डिस्चार्ज है आपके टैंक के अंदर वो Q है। आपके टैंक के अंदर जो इनलेट डिस्चार्ज है वो Q है, और आपके टैंक के अंदर का जो डायमेंशंस है, मैं यहां पर कौन सा टैंक लेकर चल रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों के लिए रेक्टेंगुलर टैंक लेकर चल रहा हूं। अलग अलग चीजें होती हैं, आई टेल यू, रटने की चीज है, बट रेक्टेंगुलर समझ लो पहले। डायमेंशन क्या है, LB और H। आप लिख सकते हो कि आपका पार्टिकल टैंक के अंदर कितने टाइम के लिए रहा। इफ यू नीड टू फाइंड द डिटेंशन टाइम ऑफ पार्टिकल, अगर आपको अपने पार्टिकल का डिटेंशन टाइम कैलकुलेट करना है, डिटेंशन टाइम क्या होता है, कितनी देर के लिए आपका पार्टिकल टैंक के अंदर रहा। मैंने कहा यहां से एंट्री कर रहा था, यहां तक गया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जितने भी टाइम के लिए पार्टिकल टैंक में रहा, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन टाइम। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम क्या है, द टाइम फॉर विच particle remains in the tank, the time for which particle remains in the tank is actually called what, is actually called detention time। ये आपको समझ आना चाहिए। अभी आपने बचपन में सुना होगा डिस्चार्ज का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम। हाँ यार, फ्लूइड मैकेनिक्स पूरी की पूरी पढ़ चुके हो तुम लोग, और तुमको आना चाहिए। मतलब मैंने नहीं पढ़ाई, पहले तो पढ़ी होगी ऑनलाइन। और मैं यहां से लिख सकता हूं कि टाइम कितना हो गया, आपने कहा वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, एक ही बात है, बच्चों वाली बात है। तो मैं यहां पर तो एक चीज लिख सकता हूं कि भाई डिटेंशन टाइम हो गया LBH, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज। ये आप लोगों का हो गया डिटेंशन टाइम। शब्दों पे गौर देना, कहां से कहां खींच के लाऊंगा अभी मैं, ये समझ आ गया। अब मैं ये मानकर चलूंगा कि इतने डिटेंशन टाइम या इससे ज्यादा के लिए, इतने डिटेंशन टाइम के लिए या इससे ज्यादा टाइम के लिए अगर आपका पार्टिकल टैंक के अंदर रुका हुआ है, आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इतने टाइम के लिए या इससे ज्यादा टाइम के लिए पार्टिकल टैंक में रुका हुआ है, तो मैं मानकर चलूंगा वो रिमूव है भाई, वो रिमूव है, ऑब्वियसली है। तो आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके पास एक टाइम तो आ गया जो आपके रिजल्टेंट वेलोसिटी के कारण टाइम आ रहा है, जिसको मैंने उस तरीके से लिख दिया, क्योंकि डिस्चार्ज पे दोनों वेलोसिटीज लग रही हैं, तो डिस्चार्ज मींस दोनों वेलोसिटी का काम हो रहा है। एक वेलोसिटी है आपके पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने के लिए भी तो लग रही है, एक टाइम आपके पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने के लिए लग रहा है कि नहीं लग रहा, आपने कहा लग रहा है साहब, पक्का लग रहा है।
मैं यहां से लिख सकता हूं कि इतने ही टाइम के अंदर अगर आपका पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इतने ही टाइम के अंदर अगर आपका पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि दिस पर्टिकुलर टाइम t2 इज गिवन टू यू एज व्हाट। आप यहां पर लिख सकते हो टाइम टू सेटल द पार्टिकल। आपके पार्टिकल को सेटल करने के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम टू सेटल द पार्टिकल कितना लग रहा है? आपने कहा भाई सिंपल है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो हो गया हाइट और वेलोसिटी कौन सी है? सेटलिंग वेलोसिटी। हाँ, ये पक्की चीज है। क्या मैं लिख सकता हूं एक टाइम आपके पार्टिकल को सेटल होने के लिए ऐसे लग रहा है, दूसरा टाइम आपके पार्टिकल को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए लग रहा है। मैं ये कह सकता हूं अगर आपके पार्टिकल का सेटलिंग टाइम और आपके पार्टिकल का नेट वेलोसिटी का टाइम बराबर कर देता हूं तो 100% आपका पार्टिकल सेटल होगा। हाँ, 100% आपका पार्टिकल सेटल होगा। मैं ये मानकर ही तो चल रहा हूं कि यहां से यहां तक अगर आ रहा है तो वो तो नेट टाइम हो गया, डिटेंशन टाइम। और नीचे बैठने में कितना टाइम लग रहा है? t2। मैंने कहा नीचे बैठने का टाइम अगर डिटेंशन टाइम के बराबर कर दूंगा तो पार्टिकल सेटल होगा ना। हाँ, ऑब्वियसली होगा। कॉमन सेंस लगा रहे हो मेरे बेटे? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नीड टू गिव सम कॉमन सेंस हियर बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कहा हाँ, तो आपने कहा क्या आप यहां पर लिख सकते हैं h बाय सेटलिंग वेलोसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू LB h बाय Q। आपने कहा h से h काटा, यानी तुम लिख सकते हो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? Q बाय LB। यानी फॉर द रिमूवल ऑफ द पार्टिकल आपके पार्टिकल के पास नेट वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए। मैं ओवरव्यू भी समझाऊंगा अभी के लिए ये क्लियर किया तुमने। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई से दैट कि आपके पार्टिकल की इस वेलोसिटी को अगर मैं देखता हूं तो मैं कैसे देखूंगा? मैंने कहा भाई आपके पास मान लीजिए एक टैंक है, ध्यानपूर्वक आपके पास मान लीजिए एक टैंक है, ये कैसा कलर है? एक मिनट यार, मैं भी देख लू ये क्या बन गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। तो हटाओ इसको। 2D नहीं है क्या कोई? ये तो 3D हो गया। चलो, ये आपके पास एक छोटा सा टैंक है। चलो, है ना? और मैंने तुम्हें कहा कि आपका ये पीछे से एक डिस्चार्ज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इनलेट। एंड इनलेट के टाइम पे यू आर सेइंग दैट दिस इज योर बी, दिस इज योर एल एंड दिस इज योर एच, है ना? और आपने अभी अभी पढ़ा कि जो आपकी सेटलिंग वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है डिस्चार्ज अपॉन एरिया। ये तो आपको पता भी है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया इज कॉल्ड वेलोसिटी। मेन क्वेश्चन इज एरिया कौन सा लिया? आप ध्यान से देखना, पार्टिकल सेटल कैसे हो रहा है? ऐसे particle is settling in the vertical direction and I am just concurring for this formula कि भाई आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जा रहा है, इस पार्टिकल के सेटलिंग के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है? आपने कहा ये रहा। इस पार्टिकल की सेटलिंग के करस्पॉन्डिंग कौन सा एरिया है? बी इंटू एल, वो रहा। बी इंटू एल आप लोग लेकर चल रहे हैं, पीछे फॉर्मूले में भी आपने पढ़ा, आपको समझ आया? And I am saying that if you need to write flow velocity, how actually you are going to write? आपने कहा डिस्चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया कौन सा लेगा? अरे पानी सामने से आ रहा है भाई, पानी सामने से आ रहा है, एरिया लेना पड़ेगा ये वाला। क्या आप लिख सकते हो बी इंटू एच? देखो ध्यान से, एच और बी। अरे वाह, हाँ
और इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं सेटलिंग वेलोसिटी और इसको कहते हैं फ्लो वेलोसिटी। असल में वेलोसिटी को ऐसे नहीं लिखते, इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग कहते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट। अब इसका मतलब क्या है? सरफेस ओवरफ्लो रेट का मतलब, ओवरफ्लो क्या होता है? लोडिंग कंडीशन होती है ना, कितना ज्यादा लोड कर रहे हो सरफेस को, कितना ज्यादा लोड कर रहे हो, जितना ओवरफ्लो कराओगे, जितना पानी डालोगे उतना लोड होगा, और जितना ज्यादा लोड होगा उतने वजन के कारण सेटल होगा। जितना ज्यादा लोड होगा उतना वजन के कारण सेटल होगा, इसीलिए बोला जाता है सरफेस ओवरफ्लो रेट, और आगे जाके यही बनता है सरफेस लोडिंग रेट, आगे बढ़ूंगा फिल्ट्रेशन में, और ये बनता है आपका फ्लो रेट, ये बनता है आपका फ्लो रेट। मेरी बात क्लियर हो रही है ना आप लोगों को? ओके, इसकी यूनिट क्या बनेगी? दोनों की यूनिट देखते हैं। आप सबको पता है कि अगर आपके डिस्चार्ज की यूनिट लिखनी हो तो कैसे लिखी जाती है? आपने कहा डिस्चार्ज को लिखा जाता है मीटर क्यूब पर सेकंड कह लो, पर आर कह लो, पर डे कह लो। अब बड़े स्केल की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं मानकर चलूंगा पर डे, है ना। और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। कैन आई से दैट मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। चाहे कोई भी रेट हो, ओवरफ्लो रेट हो, फ्लो रेट हो, यू नीड टू राइट यूनिट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, याद होना चाहिए। ठीक है, एक बार यस कर दो। क्लियर है ये चीजें? तो दो वेलोसिटीज की कहानी मैंने आपको बताई, अब मैं और बताता हूं, जल्दी मेरे को बताओ, ये क्लियर है? चल, अभी बात आती है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन कि आप एक चीज और कह सकते हो यहां पर कि भाई इसका भी डेरिवेशन दूं क्या, या दे देता हूं, 2 मिनट लगेगी। अगर आप टैंक को देख रहे हो तो टैंक को देखने के साथ साथ आप यहां पर कह सकते हो दिस इज वी एफ, दिस इज वी एस। यस, और आई कैन राइट इट एज लेडीज एंड जेंटलमैन कि वी एफ के करस्पॉन्डिंग लेंथ है, वी एफ लेंथ के करस्पॉन्ड चल रहा है, वी एस एच के करस्पॉन्ड चल रहा है। हाँ, तो मैंने कहा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वी एफ अपॉन वी एस इज इक्वल टू एल अपॉन एच। हाँ, एक ही बात है। देखो ना, ये एच के करस्पॉन्डिंग है, वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग है, तो मैंने ऐसा लिख दिया वी एफ अपॉन वी एस इज इक्वल टू एल अपॉन एच। आपने कहा ठीक है, क्या आप यहां पर लिख सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी एस इंटू एल अपॉन एच, और वी एस के लिए आपको पता ही था बी एल इंटू एल अपॉन एच, एल से एल काटा, वी एफ इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी एच। तो मैंने तो जस्ट आपको यह बताया कि इसका फॉर्मूला आया कैसे है, दोनों तरीके बता दिए, बेसिक चीज। ठीक है, चलो अब मैं आगे की तरफ लेकर चलता हूं। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन। आई एम सेइंग, कई बार ऐसा क्या होता है, समटाइम्स इन टैंक के अंदर कई बारी ड्यू टू टर्बुलेंस, समटाइम्स इन टैंक ड्यू टू टर्बुलेंस, एडीज फॉर्मेशन और लाइटर लोड्स का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सेटल नहीं हो पाते, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, सेटल नहीं हो पाते, लाइटर लोड्स एक्सेट्रा। settling of particles does not take, sometimes settling of the particle does not take part with efficiency, आपका एफिशिएंसी के साथ सेटलिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? प्रैक्टिकली सोचो ना, दिमाग के अंदर टैंक है, अभी टैंक में पानी शांत है, और शांत है तो आराम से पार्टिकल बैठा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। वही पार्टिकल के पानी को हिला दो जरा सा, हिलाने का मतलब एडीज फॉर्मेशन कर दिया, या ऐसे डिस्टरबेंस कर दो, टर्बुलेंस आ जाएगा, या आप वेव फॉर्मेशन कर दो, पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे, पार्टिकल सेटल नहीं होते। क्यों? सॉल्यूशन में ही रह जाते हैं, आपने देखा भी है ऐसा। तो कई बार पार्टिकल 100% एफिशिएंसी के साथ सेटल नहीं होते, तो इस हिसाब से तो डाटा और एक्यूरेट बनाना पड़ेगा। अब जरा क्लियर करो मेरी बातों पे क्या हो रहा है। मैंने कहा आपके पास ये टैंक है, इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर आपको पता है आपका सेटलिंग होता जा रहा है। मैं ये मानकर चलता हूं कि जब आपके पार्टिकल्स के पास आते हैं ना, तो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत फोर्स लगता है, ऐसा होता है।
तो आपके पार्टिकल और पार्टिकल यहां पे सेटल होते जा रहे हैं। मैंने कहा आपके सारे के सारे पार्टिकल जो हैं वो सेटल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर जोन तक। सेटल होने के बाद पार्टिकल, मिट्टी की एक परत नीचे जम गई। वो मिट्टी की जो परत है, मोटाई कितनी डेप्थ तक मोटी मिट्टी जम रही है वो ये है। इस डेप्थ को मैंने कहा H1। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि टर्बुलेंस के कारण जरूरी नहीं है कि आपका पार्टिकल नीचे तक पहुंच ही जाए। जरूरी नहीं है कि आपका पार्टिकल नीचे तक पहुंच ही जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे तक ना पहुंच के अगर इस H1 की डेप्थ तक पहुंच रहा है, इस H1 की डेप्थ तक पहुंच रहा है, तो मैं ये मानकर चलूंगा कि आपका पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाएगा 100%। ऐसा क्यों है, आराम से समझना। यहां पर मैं देकर रखता हूं आउटलेट सेक्शन, ये है मेरा आउटलेट सेक्शन। और अगर आपके आउटलेट सेक्शन के होल से जरा सा नीचे पार्टिकल उपस्थित हो गया, when the particle just comes below the outlet section of the tank, तो फिर तो वो बाहर जा ही नहीं पाएगा ना किसी भी हालत में। फिर तो आपका पानी बाहर जाएगा, लेकिन वो पार्टिकल तो नीचे आ गया। पार्टिकल अगर नीचे आ गया तो बाहर नहीं जा पाएगा। आर यू गेटिंग माई फिनोमिना? आर यू गेटिंग माई फिनोमिना? इसलिए मैंने कहा कि वी हैव जस्ट कंज्यूम्ड, वी हैव जस्ट कंक्लूड दैट कि अगर एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे पार्टिकल आ जाता है तो हम उसको रिमूव मानकर चलते हैं, क्योंकि बाहर जा ही नहीं पाएगा। हाँ, नहीं जा पाएगा। तो वही बात आपको समझ में आ रही है यहां पर। तो हम अब इस पर्टिकुलर हाइट के करस्पॉन्डिंग डिजाइन करके चलेंगे। हम इस पर्टिकुलर हाइट के करस्पॉन्डिंग डिजाइन करके चलेंगे। तो समटाइम्स आई एम सेइंग दैट कि सेटलिंग वेलोसिटी इज नॉट अप टू दैट पॉइंट ड्यू टू द टर्बुलेंस। कई बार क्या होता है, ड्यू टू द टर्बुलेंस सेटलिंग वेलोसिटी वैसी नहीं मिल पाती। समटाइम्स इट मींस सेटलिंग वेलोसिटी रिड्यूसेस। कई बार सेटलिंग वेलोसिटी कम हो जाती है टर्बुलेंस के कारण, लेकिन फिर भी हम डिजाइन करते हैं। तो वी कंक्लूडेड दैट अगर सेटलिंग वेलोसिटी, मैंने कहा मान लो इस पर्टिकुलर जोन तक आने के लिए, इस पर्टिकुलर जोन तक आने के लिए जो सेटलिंग वेलोसिटी की जरूरत है वो वी एच डैश है। एच डैश तक आने के लिए एस डैश है, H1 तक आने के लिए एस डैश है, ओवरऑल के लिए वी एस है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं मेरे बच्चे कि आप लोगों का एक, अगर सिमेट्रिसिटी को भी देखना चाहता हूं तो सिमेट्रिसिटी के करस्पॉन्डिंग में ये बात लिख सकता हूं कि वी एस डैश अपॉन में वी एस इज इक्वल टू H1 अपॉन H। भाई ये वाली इसके लिए चाहिए, ये वाली इसके लिए चाहिए, सिंपल सी बात है। तो मैंने ऐसे कर दिया। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं कि वी एस डैश शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी एस डैश क्या है, H1 हाइट तक लाने के लिए वो बड़ी या उसके बराबर हो तो सेटल हो जाएगा। ये वाली वेलोसिटी इस वीएस को यहां ले जाता हूं, इससे बड़ी या इसके बराबर भी होगी तो सेटल हो जाएगा, है ना। यही कंडीशन है। तो मैं ये कह सकता हूं वी एस डैश को अगर सॉल्व करना हो तो वी एस का फॉर्मूला आ रहा था मेरे पास क्यू बाई बी एच इंटू में H1 बाई H1 आएगा। सॉरी, हाँ 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 हाँ, एक मिनट में कुछ उल्टा कर गया क्या? मैंने लिखा वी एस, ठीक है, ये एल आएगा वही। ये है, ठीक है, मैं यहां से लिख सकता हूं। आप लोगों का फॉर्मूला आ गया भाई, लिखना क्या है, हो गया। हाँ, तो आप यहां से लिख सकते हैं मेरे बच्चे, इफ यू वांट टू राइट इट एज, तो आपकी वेलोसिटी हर हालत में इससे ज्यादा होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो ये क्या तोड़ के आपको दे रहा है। वी एस डैश ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं जानता हूं वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। दिस इज पूरा वॉल्यूम, दिस इज डिस्चार्ज। कितना टाइम? डिटेंशन टाइम। कितना टाइम? डिटेंशन टाइम। कितना टाइम? डिटेंशन टाइम। तो आपने क्या कहा भाई कि आप लोगों का ये तो आ रहा है H1 और ये आ रहा है TD, डिटेंशन टाइम। तो अभी ये भी प्रूव हो गया लास्ट में आके कि आप लोग जब डिटेंशन टाइम के लिए डिजाइन करेंगे तो बस इतना ही डिजाइन करवा देना कि वो VS डैश को अटेन कर ले, वो VS डैश को अटेन कर ले। VS करे ना करे, बस डैश अटेन कर ले तो भी वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि डिटेंशन टाइम तो VS के करस्पॉन्डिंग था। बट यहां भी ये प्रूव हो रहा है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अभी मेरे को जितना भी लिख सकते हो यस करके लिखो, हाँ क्लियर है। हाँ जी,
सबसे निचले पोर्शन में अगर टैंक में दे तो सारी मिट्टी भी बह जाएगी। ऋषभ, सारी मिट्टी फ्लो आउट हो जाएगी, और मिट्टी अगर फ्लो आउट हो गई तो आई कैन से दैट सेटलमेंटेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ऋषभ, यस करो सारे बच्चे। आर यू गेटिंग लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से हियर? जल्दी से। ओके, नाउ मेरे पास बात आती है, ये चीजें मैंने आपको समझाई और इन चीजों के तहत कई चीजें तुम लोगों को याद भी करनी है। मैं बता ही देता हूं कि एफिशिएंसी कितनी होगी। क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर आपको एफिशिएंसी ऑफ द टैंक की बात करनी है तो दिस, यू नो ना व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस? दिस सिंबल इंडिकेट्स यू दैट एफिशिएंसी। तो आपको अटेन क्या करना है? आपको अटेन करना है ये वाला, और आइडियल कंडीशन क्या है? दिस इज द अटेनिंग वेलोसिटी और शुड हैव टू अटेन। इसको तो अटेन करना ही है हर हालत में, और आइडियल वेलोसिटी है ये वीएस। ये तो हो गई आइडियल वेलोसिटी। मैं तो चाहता ही हूं बॉटम तक पहुंचे, लेकिन हो नहीं पाता। तो ये वाली आपकी अटेनिंग और रियल वेलोसिटी, वो हो गई आइडियल वेलोसिटी। कैन आई से दैट एफिशिएंसी इज गिवन टू यू एज रियल अपॉन आइडियल? ऑब्वियसली ना, आप आइडियल कंडीशन की तरफ कितना जा रहे हो वही तो एफिशिएंसी है। आइडियल कंडीशन क्या होती है? सो मत, बिल्कुल भी काम करते रहो। जितना सोओगे उतना खोओगे। तो 4 घंटे सो के कर रहे हो तो थोड़ा बहुत एफिशिएंट हो, और 8 घंटे सोकर कर रहे हो कम एफिशिएंट हो, और सो ही रहे हो तो बस खो ही रहे हो। तो एफिशिएंसी क्या है? आइडियलिटी की तरफ कितना ज्यादा जा रहे हो। तो आई कैन राइट इट एज ना कि आप लोगों का एफिशिएंसी क्या हो गया? वी एस डैश अपॉन वी एस इंटू 100। तो ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, बस समझने की जरूरत है कि बेसिकली ये फॉर्मूला आता कैसे। ठीक है ना, इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। कैन आई राइट वन थिंग? अगर आप अपने ओवरफ्लो रेट को बढ़ा देते हो, अगर आप अपने ओवरफ्लो रेट को, मैंने क्या बताया? ओवरफ्लो रेट क्या होता है? लोडिंग रेट। पहला पॉइंट नोट करके क्या मैं लिख सकता हूं? विद इंक्रीज इन ओवरफ्लो रेट, with increase in overflow rate efficiency will decrease। obviously आप इसको बढ़ाओगे न्यूमरेटर कम हो जाएगा obviously। और प्रैक्टिकली सोचो ना कि जितना ज्यादा तुम लोगों का मिट्टी ज्यादा डालोगे उतना कम मतलब एफिशिएंसी हो जाएगा, उतना गंदा पानी मिलेगा तुमको, आइडियल कंडीशन बढ़िया नहीं बन पाएगी। दूसरा, आई कैन राइट इट एज के हाइट ऑफ द टैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइट ऑफ द टैंक से कोई फर्क नहीं। थ्योरेटिकली आपकी वेलोसिटी जो है ना वो लोडिंग रेट पे डिपेंड करती है, डिस्चार्ज पे डिपेंड करती है, तो हाइट पे डिपेंड नहीं करती। देख लो फॉर्मूले में आपने देखा, ये फॉर्मूले में आपने देखा हाइट पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी, तो थ्योरेटिकली तो ये नहीं कर रही डिपेंड। थ्योरेटिकली हाइट ऑफ द टैंक does not affect, are you getting na ladies and gentlemen what actually I mean to say here? That is very important। और रटना मत, इसको समझना। अगर रटवाना होता तो 15 मिनट में खत्म करवा देता, इतना लंबा नहीं चलाता। 40 मिनट हो गए हैं ये समझाते समझाते, है ना। does not affect the efficiency of tank। और वन लाइनर पढ़ोगे तो एक पेज में पूरा खत्म हो जाएगा ये। तो टैंक की एफिशिएंसी को अफेक्ट नहीं करते ये। दूसरा, प्रैक्टिकली करता है। प्रैक्टिकली तो जितना ज्यादा हाइट होगा उतना टाइम बढ़ जाएगा, है ना। प्रैक्टिकली क्या होगा, ध्यान से सुनना। प्रैक्टिकली आपको पता है हाइट ऑफ द टैंक अफेक्ट्स दैट एफिशिएंसी। अच्छा, इसको समझकर चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुमको अलग से, इसको समझना फिर आंसर करना। आपने का प्रैक्टिकली क्या होगा, जितना ज्यादा तुम अपनी हाइट ऑफ द टैंक को बढ़ाओगे, जितना ज्यादा ओरिजिनल हाइट ऑफ द टैंक को बढ़ाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा टाइम हो जाएगा। टाइम उतना ज्यादा लगेगा नीचे आने में, ऑब्वियसली। प्रैक्टिकली है, जितना हाइट ऑफ द टैंक को बढ़ाओगे टाइम उतना लगेगा नीचे आने में। और जितना टाइम लगेगा भाई एफिशिएंसी कम होगी ना। पार्टिकल सेटल नहीं हो पा रहे यार, बाहर निकलते जा रहे हैं सारे के सारे। फ्लो तो चल रहा है ना,
सेटल होने में टाइम लगा रहा है, पार्टिकल बह के चले जाएगा, टाइम नहीं मिल पा रहा इतना। आर यू गेटिंग द थिंग? तो आप क्या कह रहे हो कि आपकी हाइट ऑफ द टैंक प्रैक्टिकली अफेक्ट करती है बट थ्योरेटिकली नहीं करती। तो मैंने समझा दिया कि क्या क्या मतलब है इसका। अब क्वेश्चन मेरा ये है, पहले यस करना समझ आ गया तुमको जो मैंने अभी अभी कहा? जल्दी से यस टू मी, आर यू गेटिंग बट एक्चुअली आई मीन टू से हेयर। लिखवा नहीं सकता बट मैं ये मेन में नहीं लिखवा रहा हूं तुमको। जल्दी बताओ समझ आया? अभी मैं तुमको कहता हूं कि चलो प्रैक्टिकली तो आपको क्लियर है। अब मैंने कहा पहला पॉइंट मेरा ये है, विद इंक्रीज इन ओवरऑल हाइट, with increase in overall height of tank efficiency घटती है, ये मैंने बता दिया। और I will say that with increase in H1 of tank, अब H1 क्या है वो तुमको पता है, बताओ एफिशिएंसी घटेगी कि बढ़ेगी? अब बताओ एफिशिएंसी घटेगी कि बढ़ेगी? क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है किताब में ना मिले बट पेपर में आ सकता है। करो। ऋषभ कहां सोच में पड़ गए? नासिर अहमद, नासिर ने नया नया कोर्स लिया है। नासिर कमेंट। चल ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्यों? अरे कॉमन सेंस है ना भाई, अगर इसको बढ़ाओगे तो सेटलिंग वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ये बढ़ गई तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सिंपल है। और प्रैक्टिकली भी सोचो तो यही होगा जो तुम सोच रहे हो, शायद सही सोच रहे हो कि नीचे बैठी है माँ और ऊपर से आ रहे हैं बेटे। ये है बेटे, ये है बेटा, ये है माँ। अभी माँ कैच कर रही है तो जितना ज्यादा माँ ऊपर की तरफ बढ़ेगी बेटे को जल्दी कैच कर लेगी, वही सीन है। तो सिंपल सी बात है, ये तो पता होना चाहिए वैसे। चलो प्रैक्टिकली चीजें क्लियर है। आगे मैं लिख सकता हूं कि अगर आपकी सेटलिंग वेलोसिटी, इफ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगर सेटलिंग वेलोसिटी आपके पार्टिकल की स्टोक्स टर्मिनल वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाए, अगर आपके पार्टिकल की सेटलिंग वेलोसिटी स्टोक्स टर्मिनल वेलोसिटी से भी ज्यादा हो जाए तो यू कैन से दैट एफिशिएंसी नियरली इक्वल टू 100%। हाँ ऑब्वियसली ना, जरूरत से ज्यादा ही दे दी तुमने तो। चलो बहुत बढ़िया, इजी। आगे चलते हैं। अभी सेडिमेंटेशन के तहत आई नीड टू टेल यू समथिंग इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आता है काफी बार, तुमको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आए हैं। तो लिख लो डिजाइन कंसिडरेशंस। इसकी डिजाइन कंसिडरेशंस क्या क्या है? अच्छा, डिजाइन कंसिडरेशन से पहले दो तीन चीजें और लिखवा देता हूं। सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूस टाइप टैंक जो है वो कौन कौन सी शेप में प्रेजेंट रह सकता है? लिख लो, कॉन्टिन्यूस टाइप टैंक कैन बी प्रेजेंट इन शेप ऑफ, लिखेंगे कॉन्टिन्यूस टाइप टैंक कैन बी प्रेजेंट इन शेप ऑफ सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। ठीक है, तीन शेप में कॉन्टिन्यूस टाइप टैंक हो सकता है, दैट इज सर्कुलर, या चलो मैं लिखवा देता हूं, दो तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये लिख लो, क्विसेंट, क्विसेंट टैंक के लिए आपका डिटेंशन टाइम कितना होता है? क्विसेंट टैंक के लिए डिटेंशन टाइम आपका होता है 24 घंटे। ठीक है, और क्लीनिंग टाइम जो होता है, बाद में जो टैंक को क्लीन करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो वो जनरली आपका 6 से 12 घंटे होता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाता है आपका? टोटल टाइम फॉर वन साइकिल, एक साइकिल के लिए कितना टाइम चाहिए? 30 से 36 घंटे का टाइम लग जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉन्टिन्यूस टाइप टैंक जो है, कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप टैंक, शेप कौन कौन सी हो सकती है? शेप कैन बी, पहला है सर्कुलर, दूसरा है रेक्टेंगुलर एंड द थर्ड वन इज एक्चुअली कॉल्ड स्क्वायर। तीसरे वाले को हम कहते हैं स्क्वायर।
और उसके बाद आपके पास बात आती है जो डिटेंशन टाइम आप निकालते हो, फॉर्मूले है भाई याद रखने हैं आपको। आप जो डिटेंशन टाइम निकालते हो उसके फॉर्मूले क्या है? कॉन्टिन्यूस के लिए डिटेंशन टाइम एंड कॉन्टिन्यूस टैंक, सीटी मीन्स कॉन्टिन्यूस टैंक, ठीक है। तो पहला आएगा तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर के लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम BLH अपॉन डिस्चार्ज। दूसरा आता है सर्कुलर के लिए, स्क्वायर के लिए तो हो ही गया, रेक्टेंगल वाले स्क्वायर के लिए काम आता है। इसके लिए होता है डी स्क्वायर इंटू में 0.011 सॉरी डी 0.011 इंटू डी प्लस 0.785 इंटू एच अपॉन डिस्चार्ज। नो नीड टू लर्न दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर जेई एग्जाम। जेई में तो नहीं आता ये, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होती है और एक नंबर के क्वेश्चन में इतना नहीं पूछ सकते, सिंपल है। That's why I am saying with the reason, don't learn it for JEE exam. If you are preparing yourself for AE exam, then go with this formula because it is important. ठीक है, चल। अब उसके बाद मेरी बात आती है डिजाइन कंसिडरेशंस। आपकी डिजाइन कंसिडरेशन कौन कौन सी है? तो सबसे पहले मेरे पास बात आती है यहां पर कि आप लोगों का ओवरफ्लो रेट कितना कितना रखा जाता है। ओवरफ्लो रेट, अगर आपके पास प्लेन सेडिमेंटेशन है तो प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए ओवरफ्लो रेट आपका होता है यहां पर 12,000 मीटर क्यूब से लेकर, नहीं हाँ लीटर, 12,000 लीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर लिख लो, 2 मिनट। बारह हजार लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे से लेकर 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे तक वैलिड रहता है। और अगर आपके पास कोगुलेटेड सेडिमेंटेशन है, मैंने आपको बताया ना कोगुलेटेड और प्लेन पढ़ाया नहीं है, थोड़ा बहुत बताया है, तो उसके लिए होता है 24,000 से 30,000। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिजाइनिंग जब मेंस में आती है तो ये शायद तुमको गिवन नहीं होता, कई बार तुमको लेना होता है। दूसरी चीज आती है L/BH रेशियो। L/B रेशियो कितनी रखी जाती है? 3:5 के बीच में जनरली आपकी L/B रेशियो रखी जाती है। अगर आप बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ जनरली आपकी 5 मीटर रखी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डायामीटर की बात करते हैं तो मैक्सिमम डायामीटर कितना रख सकते हो आप? मैक्सिमम डायामीटर 60 मीटर तक रख सकते हो। जनरली कितना रखा जाता है? 20 से 40 मीटर। इंपॉर्टेंट, जल्दी लिखेंगे फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे मेरी बात आती है डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम भी 2 टैंक के अलग अलग होते हैं। अगर आप प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए डिटेंशन टाइम की बात चला रहे हो तो वो जनरली आपके पास होता है 3 से 4 घंटे। और अगर आप कोगुलेटेड के लिए चला रहे हो तो वो जनरली रखा जाता है 2 से 2.5 घंटे, ठीक है। और क्या बचा है अभी? ठीक है, एक और पॉइंट उसमें भी लिख लो आप, दिमाग में अभी अभी आया है। अगर तुम्हारे पास कोई हॉरिजॉन्टल फ्लो है, इसमें लिख लो, अभी अभी दिमाग में आया है, हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक है तो उसमें 30,000 से 40,000 के बीच रखा जाता है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये लिख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। और मैं अभी के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाती है। चले आगे मेरी बात आती है और है डेप्थ। डेप्थ ऑफ टैंक जनरली कितनी रखी जाती है? 2.5 से 5 मीटर तक की रखी जाती है। जनरली कितनी रख के चलते हैं हम लोग? 3 मीटर, मतलब इनकी एवरेज चलती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्लोप।
रेक्टेंगुलर के लिए कितना स्लोप होता है? रेक्टेंगुलर टैंक के लिए आपका जो स्लोप होता है वो 1% होता है टुवर्ड्स आउटलेट, 1% टुवर्ड्स आउटलेट। सर्कुलर के लिए स्लोप ज्यादा होता है, सर्कुलर के लिए स्लोप 8% होता है टुवर्ड्स आउटलेट। ये भी लिख लो जल्दी से, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, काफी काम आएंगी तुम लोगों के। ठीक है, चलो एक बार यस कर दो तो आगे चलता हूं, फिर एक दो डेफिनेशन अच्छी बतानी है मेरे को। चले आगे मेरी बात आती है यहां पर। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, यूपीपीएससी एई ने एक ही बार पूछी थी और बहुत पहले पूछी थी, फिर पूछी नहीं है, लेकिन लिख लो आप लोग। एक टर्म आती है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग इन टैंक क्या होता है? मैंने आपको बताया कि ड्यू टू द टर्बुलेंस एंड एडीज फॉर्मेशन, सर ये अलग अलग शेप क्यों रखते हैं टैंक की? एफिशिएंसीज और डिजाइनिंग पर्पस है। क्या होता है ना कि जो रेक्टेंगुलर टैंक है उसमें आप लोगों के थोड़े लॉस ज्यादा होते हैं। अभी मैं समझा देता हूं इसका मतलब भी, रुको। ड्यू टू टर्बुलेंस, अभी समझाता हूं ऋषभ आपके क्वेश्चन। ड्यू टू टर्बुलेंस एंड एडीज फॉर्मेशन, ड्यू टू टर्बुलेंस एंड एडीज फॉर्मेशन, settling of the particle, settling of particle reduces, settling of particle reduces. This deviation of settling, this deviation of settling from the ideal point, from ideal condition, आइडियल कंडीशन से जो डिविएशन हो रही है ना आपकी सेटलिंग की, इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। उसी को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, और शॉर्ट सर्किटिंग के तहत जो एफिशिएंसी शब्द यूज होता है, एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, मैं शॉर्ट सर्किटिंग को एससी लिख रहा हूं तो आप समझ जाना। ठीक है ना, आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा ही लिख लेना, वो तो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। एफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी। व्हाई डू वी कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी और हाउ डू वी गोइंग टू लर्न इट? डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिविएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। ओके, डिविएशन फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू मीन्स डिस्प्लेसमेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू डिफाइन इट एज फ्लो थ्रू पीरियड। कितने टाइम के लिए आपका फ्लो चल रहा है? फ्लो थ्रू पीरियड पर्टिकुलर टाइम के लिए जो चल रहा है, और डिटेंशन टाइम कितना है अपॉन डिटेंशन टाइम। ठीक है ना, कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। हम तो चाहते हैं जितने टाइम में फ्लो हो जाए उतने टाइम में सेटल हो जाए। आइडियल कंडीशन शुरू में यही पड़ी थी, जितने टाइम में फ्लो हो रहा है उतने टाइम में सेटल हो जाए। वी हैव जस्ट गॉन थ्रू द आइडियल कंडीशन, लेकिन आइडियलिटी से डिविएशन को ही शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। तो कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है और उसका डिटेंशन टाइम कितना है। अगर दोनों बराबर है तो 100% एफिशिएंट, और अगर डिटेंशन टाइम कम है तो फिर तो सारे पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। कॉमन सेंस लगाओ, फ्लो थ्रू पीरियड यानी फ्लो पीरियड ज्यादा है और डिटेंशन टाइम कम है यानी जल्दी जल्दी सेटल हो रहे हैं, फिर तो सब सेटल है, हो नहीं पाता ऐसा। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो एफिशिएंसी कम हो रही है। याद आया ना पर्टिकुलरली सिनेरियो क्या कहता है आपको? तो ये चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके तहत याद रखते हैं कि जो सेडिमेंटेशन टैंक होता है, जो आपका सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ऑलवेज डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड, ऑलवेज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड। तो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए आप उसको डिजाइन करके चलते हैं। ठीक है, अब ऋषभ का क्वेश्चन था कि हम अलग अलग शेप लेते क्यों हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्हाई डू वी कंसीडर डिफरेंट शेप्स, व्हाई डू वी कंसीडर डिफरेंट शेप्स ऑफ टैंक? बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैंने कहा कि आपके पास सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, अगर स्मॉल सेटलिंग करवानी है या स्मॉल स्केल पे सेटलिंग करवानी है
तो हम जनरली रेक्टेंगुलर को परफॉर्म करवाते हैं, हम रेक्टेंगुलर को परफॉर्मेंस करवाते हैं। और अगर लार्ज स्केल पे करवानी है तो हम सर्कुलर को परफॉर्मेंस करवाते हैं। क्यों ऐसा होता है? आपने डायमेंशन से भी देखा होगा। हम कहा गया ये रहा ना, 2:5 लेकर चलते थे। का है जनरली मैक्सिमम इसके लिए तो 60 था और उसके लिए 5 ही था। तो छोटा और बड़े का चीज तो डायमेंशन से आ गया। लेकिन रेक्टेंगुलर टैंक में क्या होता है ना, जो आपके किनारे वाले पोर्शन होते हैं, जो आपके किनारे वाले पोर्शन होते हैं, कॉर्नर पोर्शंस, इन कॉर्नर पोर्शंस में आपके पार्टिकल्स को ड्रैग ज्यादा मिलता है। इन कॉर्नर पोर्शंस में ड्रैग ऑन पार्टिकल इंक्रीजेस, जिसके कारण सेटलिंग डिक्रीज हो जाती है, तो बड़े स्केल में अगर रेक्टेंगुलर यूज कर गया तो भाई इतनी कम एफिशिएंसी हो जाएगी कि खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन है छोटे स्केल में क्यों करता हूं, छोटे स्केल में फिर ये क्यों कर रहा हूं मैं यूज में? क्या होता है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आती है और जो मेरे पास इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है वो कम आती है एज कंपेयर टू सर्कुलर वन। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है मेरे पास वो कम होती है और ड्रैग इसमें ज्यादा होता है। तो छोटे स्केल में तो चल जाता है, बट बड़े स्केल में हम सर्कुलर को यूज करते हैं बिकॉज इसके अंदर नो एक्स्ट्रा ड्रैग देयर ड्यू टू नो सेपरेट कॉर्नर, कोई अलग से कॉर्नर नहीं होता ना, इसके कारण। ठीक है, चलो ऋषभ यस लिखेंगे।